नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये रहने वाली है यूनिट नंबर 1 ऑफ फिजिक्स, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए होता क्या है, आप सभी ने बॉल देखी होगी, एक क्रिकेट बॉल है, आपने देखी होगी। होता क्या है, जब हम उस बॉल को लेते हैं और दीवार पर मारते हैं तो बॉल क्या होता है, टकरा के हमारे पास आ जाती है। ऐसा ही होता है, सेम यही होता है लाइट की रे के साथ, यानी प्रकाश की किरण के साथ। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद में वापस आ जाती है उसी सतह में, उसी दिशा में, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आई रिपीट, देखिए इस चीज को समझते हैं। देखिए ये एक हमारी चिकनी सतह है, चिकनी सतह जैसे कि हमारा मिरर है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब देखते हैं, ये जो पीछे में मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका तात्पर्य है कि मिरर पे पॉलिश हुई है, ठीक है। अब प्रकाश की जो किरण है ये दर्पण की सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है। आप देख सकते हैं ये टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन बीच से जा रही है ये इस सतह पे 90 डिग्री पर है। तो इस वजह से ये जो लाइन है हमारी, सपोज करते हैं ये लाइन है हमारी AO, सपोज कीजिए ये जो हमारी किरण है ये है BO और ये है हमारी M, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी AO, इसको आप बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, ठीक है। यानी ये जो हमारी लाइन है AO, इसको कहा जाता है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। और यहां पे हम इस किरण को देख सकते हैं, ये जो हमारी किरण है जो ऊपर से आके नीचे गिर रही है, ये किरण क्या है, ये हमारी BO, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं आपतित किरण और इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये किरण जो है ये टकराने के बाद में जा रही है, परावर्तन के बाद में वापस जा रही है उसी दिशा में। तो इस किरण का नाम है OM, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है हमारा परावर्तन का प्रोसेस। आई अगेन रिपीट, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण गिरती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकराने के बाद वापस जाती है उसको हम परावर्तित कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन इस सरफेस से, इस सतह से, उसको हम अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ये जो आपका एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसको हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो एंगल बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो हमारा एंगल बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो हमारा एंगल बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। जब प्रकाश की किरण
किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसी दिशा में। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमने इसमें जाना है कि अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है भाई, तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आगे चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपने सुना होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे हमारे दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का वो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण यानी आई, इसका मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आप देख सकते हैं आपतन कोण यानी कि आई, अभी मैंने आपको बताया था आपतन कोण यानी कि आई का मान परावर्तन कोण यानी कि आर के मान के बराबर होता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट वी हैव द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है भाई, परावर्तन का दूसरा नियम। ये बात हम लोग को क्लियर हो चुकी है। अब हम सबसे पहला जो हमारा दैनिक जीवन में परावर्तन का एक एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? परावर्तन का पहला एप्लीकेशन। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने आप को मिरर में देखा होगा, शीशे में अपने आप को देखा होगा, तो उसमें आप अपनी छवि देख पाते हो, आप अपने आप को देख पाते हो। तो जब आप अपने आप को देख पाते हो, ये भी एक परावर्तन का एग्जाम्पल है। जो मिरर हमारे सामने होता है, जनरली हमारे घरों में लगा होता है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, वो होता है हमारा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है? वो होता है हमारा प्लेन मिरर। हिंदी में इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण से हमारा परावर्तन होता है और हम अपने आप को देख पाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि समतल दर्पण पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं उसको हमें नोट करना चाहिए, आप लोगों को पता भी होगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है वो मैं आपको बताता हूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मतलब जो आपका वस्तु रखी है उसका जो आपका आकार है वो बनने वाली इमेज यानी प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। यानी पहला जो है हमारा वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द साइज ऑफ इमेज, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है, मान लो मैं शीशे के सामने जाता हूं तो मैं भी देख सकता हूं कि मेरा जो आकार है वो मेरे ही बराबर होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कोई सुमो पहलवान बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बहुत छोटा दिखूंगा, जो मेरा आकार है वही रहेगा। तो पहला हमारा यही है, जब समतल दर्पण से कोई आपका जो है इमेज बनती है, उसका जो साइज है, उसका जो आकार है वो आपकी वस्तु के आकार के इक्वल होता है, बराबर होता है। दूसरी बात, इसमें जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी और सीधी होती है। अभी हम आपको आगे क्लियर करेंगे आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। अभी केवल हमें ये बात याद रखनी है कि इसमें जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी बनती है। ठीक है, ये बात क्लियर है, आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है, जो आपका वस्तु का जो आपका दूरी होता है मिरर से, वस्तु का जो दूरी होता है मिरर से उतना ही दूरी होगा इमेज का मिरर से। सपोज करो यहां पे हमारा एक जो है मिरर रखा हुआ है, सपोज करो ये मिरर है मेरे सामने,
जितना डिस्टेंस में मुझ में और मिरर में होगा, जितना डिस्टेंस मेरे में और समतल दर्पण में होगा, उतना ही डिस्टेंस जो मेरी इमेज बनेगी उसमें और समतल दर्पण में होगा। यानी कि वस्तु का जो मिरर से दूरी होता है वो बराबर होता है इमेज के मिरर से दूरी के। तीसरा लॉ हमारा ये है जो इस केस में हमारा एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इक्वल होता है, बराबर होता है। वस्तु का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा बराबर होता है। और चौथा जो हमें पॉइंट याद रखना है, जो हमारी इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड बनती है या साइडवेज इन्वर्टेड आप उसको कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई ये है कि जब आप जो है मान लो समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो क्या होगा, आपका जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मान लो आपके यहाँ पे तिल है, कोई आपके फेस के इस पार्ट पे तिल है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये राइट पार्ट है। लेकिन जब आप मिरर में देखोगे तो आपके लेफ्ट पार्ट पे तिल दिखेगा, यानी राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो ये जो है हमारा इसके साथ जब इमेज बनती है वो होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये हमारा चौथा लॉ है। ये बात क्लियर हुई। अब एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक बात बताओ, ये जो एम्बुलेंस आती है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारी एम्बुलेंस घूमती है, तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर जो है एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? वो इसलिए उल्टा लिखा रहता है कि जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो वो जो इमेज है एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा हुआ इमेज है, जो हम देखेंगे वो सीधा हो जाता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों सीधा हो जाता है, कैसे सीधा हो जाता है, कौन सा मिरर उसको सीधा बनाता है। लेकिन अभी केवल हमें यही इस चीज को ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये बात की हमने समतल दर्पण की, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे की है समतल दर्पण की। अभी पीछे मैं आपको बता रहा था कि हम आपको बताएंगे आपका रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो समय आ चुका है इसके बारे में बताने का। देखिए क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब प्रकाश की किरण सच में मिलती हैं, आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, तो एक प्रतिबिंब बनता है जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि उसको हम पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे आप कभी सिनेमा हॉल गए होंगे तो आप देखते होंगे कि वो जो हीरो और हीरोइन होते हैं हम उसको पर्दे पे देख सकते हैं। तो इस केसेस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जिसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज नाम से ही क्लियर है कि आभासी होता है। हमको लगता है कि किरणें आपस में मिल रही हैं, लेकिन हम उनको मिलते हुए पर्दे पर नहीं देख सकते, तो वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हम शीशे के केस में देख सकते हैं। जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल होता है। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया है, व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो ये चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे गोलीय दर्पण। क्या आते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से, वैसे तो और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो हम पढ़ने वाले हैं, दो प्रकार के गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये हमारा जो है, ये हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और दूसरा जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। वो कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा उत्तल
दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हैं जो अवतल दर्पण होता है वो बीच से जो है वो आपका मतलब बीच से दबा हुआ होता है, और जो उत्तल दर्पण है वो हमारा बीच से उभरा हुआ होता है। आप यहां देख सकते हैं। तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण की हम यहाँ पे मेन विशेष रूप से बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे दर्पण से संबंधित और भी कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सिद्ध होने वाली है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है एक अवतल दर्पण का, और ये जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे पॉलिश हुई है, यानी पॉलिश्ड पार्ट है दर्पण का। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब दर्पण का जो है एक होता है पोल। पोल क्या होता है? जो दर्पण की परावर्तित सतह है, यानी जो दर्पण का आपका जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है, इस पार्ट से होता है ना, जब किरण इस पार्ट से टकराएंगी तो वापस चली जाएंगी, तो इस पार्ट को बोलते हैं परावर्तित सतह। तो पोल क्या होता है? दर्पण की परावर्तित सतह का मध्य बिंदु दर्पण का पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का पोल। हिंदी में इसको बोलते हैं शायद दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? पोल। नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। पहला है हमारा पोल, दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अगर आप इस दर्पण को देखें तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो इस दर्पण का एक जो है सेंटर होगा, क्या होगा? सेंटर होगा यानी सी, और सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पणिक भाग है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का मान सेंटर और पोल के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा वक्रता केंद्र। क्या होता है? सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसको हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई इतना इसमें कोई भी टिपिकल डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा, ये कौन सा दर्पण है? अगेन थोड़ा सा इमेज को क्लियर बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है, पोल, ये जो है हमारा दर्पण का पोल है, यहां पे हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो फोकस को मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों ही दर्पण के केस में, दोनों ही दर्पण के केस में यहां पे फोकस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, प्रकाश की समांतर किरण जब दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जिस भाग पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। दोबारा से समझ लीजिए, प्रकाश की किरण जब प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। एक बार और दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है, ये हमारा फोकस है, दर्पण के फोकस और दर्पण के पोल के बीच की दूरी, दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा
जाता है। अब एक बात यहां याद रखने लायक है कि दर्पण का जो है फोकस की पोल से जो दूरी है वो फोकस की सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा ये डिस्टेंस है यानी वक्रता त्रिज्या है, इसका जो मान होगा वो फोकस दूरी के मान के दुगने के बराबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, अगर ये जो वैल्यू है ये हमारी 10 है, सपोज करो ये जो हमारी फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, वो होगी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बात, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट होता है दर्पण का अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, सपोज करें ये पॉइंट हमारा m है, ये पॉइंट हमारा n है, तो ये जो mn है ये होगा अपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर हुई बात। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी दर्पण जो है जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण का केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है। दर्पण के केंद्र से दर्पण के पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी आपका वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सॉरी उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट होता है पोल। दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी परावर्तित तल होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का पोल कहलाता है। ठीक है, वो दर्पण का पोल कहलाता है। नेक्स्ट होता है अपर्चर, ये जो mn है ये दर्पण का अपर्चर कहलाता है। नेक्स्ट होता है फोकस। प्रकाश की समांतर आ रही किरणें, प्रकाश की समांतर आ रही किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। अभी मैं आपसे बताने वाला था कि दर्पण का जो फोकस है मैं आपको दोनों केसेस में एक्सप्लेन करूंगा, अवतल दर्पण के केस में भी और उत्तल दर्पण के केस में भी। तो अभी मैं उत्तल दर्पण के केस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए हमारा उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है जिसपे पॉलिशिंग की गई है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। दोबारा से ये हमारा जो है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष कौन सी रेखा होती है, जो दर्पण के पोल को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, प्रकाश की समांतर किरण आती है और टकराने के बाद इसी दिशा में वापस चली जाती है। हम देख सकते हैं दोबारा से प्रकाश की समांतर किरण आती है और टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जा सकती है। अब आप देख सकते हो कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कभी भी पीछे की तरफ नहीं मिलेगी, आपस में नहीं मिलेगी, तो इमेज नहीं बनेगी पीछे की तरफ। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो किरण है हम इसको आपका दर्पण के पीछे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो दर्पण की जो किरण है कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे आपका उत्तल दर्पण का फोकस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है तो आप बोलेंगे प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, सच में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम जो है उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस। अभी आप लोगों ने देखा था अवतल दर्पण का फोकस, अभी आप लोगों ने देखा उत्तल दर्पण का फोकस। तो ये बात क्लियर है कि आपका जो अवतल दर्पण का फोकस है वो होगा वास्तविक, क्योंकि सच में किरणें वहां से मिल रही हैं। मैंने आपको भी दिखाया था वास्तविकता में किरणें वहां पे मिलती हैं, तो वो जो हमारा होगा वो रियल होगा, वास्तविक फोकस होगा। लेकिन ये जो हमारा उत्तल दर्पण है इसका फोकस जो है हमारा आभासी होगा। क्या होगा, आभासी यानी वर्चुअल होगा। क्यों होगा वर्चुअल, क्योंकि जो किरणें हैं ये सच में नहीं मिल रही हैं, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो हमेशा आभासी होगा और अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमेशा वास्तविक होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हमारी दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या थी, ये थी हमारी दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए आगे हमारा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाइए, स्थिति आपको दी जाएगी वस्तुओं की, और या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाइए, आपको स्थिति दी जाएगी वस्तुओं की। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम।
रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर्स। किस तरीके से नियम है, कौन कौन से नियम है, आज अब हम उसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। पहला है हमारा, देखिए पहला नियम हम आपको बताएंगे। ये हमारा दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है हमारा? ये हमारा, मैंने आपको बताया था, बीच में से पतला जो दर्पण है ये है हमारा अवतल दर्पण। यहां पे हम इस पे पॉलिश कर देते हैं। यहां पे हमारा पोल हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये दर्पण का फोकस हो जाएगा और ये दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यानी आपकी रेडियस हो जाएगी। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है प्रकाश की समांतर किरण, प्रकाश की समांतर किरण, आप ये देख सकते हो ये जो प्रकाश की किरण है ये समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश की समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला नियम ये कहता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दोबारा से हम ये दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। हम इसके पीछे पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा पोल है, दर्पण का ध्रुव है। ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। हम इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा नियम हमारा ये कहता है प्रकाश की किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है सेम पथ पर वापस लौट आती है। यानी हमारी प्रकाश की किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पर वापस लौट आती है। दोबारा बता देता हूं, पहला नियम हमारा ये था जो समांतर किरण थी वो फोकस से चली जाती है। दूसरा नियम हमारा ये है जो सी से जाती है वो सी पर ही वापस आ जाती है, वो सी पर ही वापस आ जाती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? दोबारा से हम ये दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा दर्पण का फोकस है, ये हमारा दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तीसरा नियम हमारे ये कहता है प्रकाश की जो किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो तीसरा नियम हमारा ये कहता है। ये तीनों नियम मैंने आपको बताए हैं अवतल दर्पण के केस में। अब यही तीनों नियम मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण के केस में। किस केस में बताऊंगा? उत्तल दर्पण के केस में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये हमारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? देखिए आप देख सकते हैं ये जो दर्पण है हमारा उभरा हुआ है। ये दर्पण हमारा उभरा हुआ है, हम इस पे पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो है दर्पण का फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या इसको 2f भी लिख सकते हैं क्योंकि दुगुना डिस्टेंस होता है, मैंने आपको पहले बताया था। ये भी इसका फोकस होगा और ये भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहला नियम क्या है? प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखिए वो टकराने के बाद कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो पीछे तो कहीं मिलने से रही। तो आप सपोज करेंगे कि ये जो किरण है ये दर्पण के पीछे, आप इसको बढ़ाएंगे। ये जो किरण जा रही है आप इसको दर्पण के पीछे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये किरण आपको कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल दर्पण के केस में प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है दर्पण के से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल उस पहले जैसा ही है। उस केस में फोकस से चली जाती थी और इस केस में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम उत्तल दर्पण के केस में। ठीक है भाई, किस केस में? उत्तल दर्पण है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, टकराने के बाद वापस आ जाता है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जो आपकी रे गिरती है उसको बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे, जो वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में जो उसका लाइन होती है, जो आपका परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं आपका नॉर्मल। हमारे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम यह है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने आपको बताया प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर में हमेशा किस प्रकार की इमेज बनती है, बिल्कुल बराबर इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया एम्बुलेंस जो होता है उस पर उल्टा अक्षरों में क्यों लिखे रहता है। मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जो गोल सतह से बने हुए दर्पण होते हैं उनको गोलीय दर्पण होता है। सामान्यतः कितने प्रकार के दर्पण हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैंने आपको बताया अवतल दर्पण क्या होता है, जो बीच से पतला होता है, अवतल दर्पण होता है। मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण क्या होता है, जो बीच से बुरा हुआ होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। मैंने आपको बताया दर्पण का पोल क्या होता है, जो दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको दर्पण का पोल कहते हैं। मैंने आपको बताया दर्पण का जो है मुख्य अक्ष क्या होता है, पोल को सेंटर से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मैंने आपको बताया कि फोकस क्या होता है, प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं। तो मैंने आपको तीन नियम भी बताए। पहला नियम मैंने आपको बताया अवतल दर्पण के केस में जो प्रकाश की किरण समांतर होती है तो फोकस से चली जाती है। दूसरा नियम बताया जो सी से जाती है वो सी से ही वापस आ जाती है। और तीसरा नियम मैंने आपको बताया जो प्रकाश की किरण फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो इस तरीके से हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ सीखा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक जरूर करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।